नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें हम लोग बीपीएससी जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होने वाला है 3.0 उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं उसका हमें मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चाहे आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हों या पीजीटी का, 6 से लेकर 12 तक अगर आप हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि इसमें बीपीएससी द्वारा पूछे जाने वाले जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं विषय से, वहाँ से जो है ये प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी का अभ्यास कराए जा रहे हैं। यानी इसमें 80 प्रश्नों को अभ्यास कराया जाएगा। साथ ही साथ जो 22 नंबर का हिंदी ग्रामर से प्रश्न आता है क्वालिफाई का, वहाँ भी ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो है अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। जिनका पिछले बार रिजल्ट हो गया है वो सभी ज्वाइनिंग कर दिए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामना। और जो 1-2 नंबर से चूक गए हैं, 4 नंबर से चूक गए हैं, जिनकी तैयारी में कहीं कमी रह गई है, वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को थोड़ा सा गति प्रदान कर सकते हैं। आप सभी को जो है पिछले बार 2.0 में क्लास करवा दिया गया है, वही नोट्स का रिवीजन करते रहें और इस जो प्रैक्टिस सेट आप करवा रहे हैं उसको प्रैक्टिस सेट में आप लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और अपनी तैयारी को जो है गति प्रदान कीजिए। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में आपका कितना सही होता है 80 में हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभ्यास सेट 1 है, यानी 0.1 है अभ्यास सेट। अगर आप टीजीटी पीजीटी किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप नेट का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यहाँ से प्रश्न जो देखेंगे वहाँ भी मैच कर सकता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, यानी हरिवंश के जो प्रिय प्रवास रचना है उसमें सर्गों की संख्या कितनी है आपको बताना है, उसमें कितने सर्ग हैं। तो देखिए, जो प्रिय प्रवास है उसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है कुल 17 सर्ग है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। 15 क्या है विकल्प जो है उसका हम लोग देखते हैं। तो 15 जो है उन्हीं की रचना है पारिजात, उसमें जो है 15 सर्ग है। 21 कुछ भी नहीं है, एक उनकी रचना है वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, जिसमें कि कुल कितने सर्ग हैं तो इसमें जो सर्गों की संख्या है 18 है। तो ये जो है बार बार पूछा जाता है। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ये भी ध्यान में रखना है। किसी भी तरीका से प्रश्न पूछ सकता है। जो भी बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है दिखने में बहुत सरल होते हैं लेकिन विकल्प आपको उलझा कर रख देता है। तो विकल्पों को अच्छे से समझिए, प्रश्नों को 1-2 बार पढ़िए, उसके बाद जो है आपको जवाब देना है। क्योंकि पिछले बार मैंने देखा था कि बहुत से लोगों ने कह रहे थे कि मैं जानते हुए प्रश्नों को गलत कर दिया है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद उसका जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है त्रिशूल उपनाम किसका है, यानी त्रिशूल जो उपनाम है वो किसका है। तो त्रिशूल जो उपनाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है, विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। इनका और उपनाम है तरंगी और एक है मस्त। तो ये उपनामों से ये कविताएं लिखते थे। मैथिली चंद्रगुप्त जो है राष्ट्र कवि का उपाधि जो है महात्मा गांधी दिया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो बातें हैं इससे संबंधित ध्यान में रखिए ताकि जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका आंसर आप लोग अच्छे से कर सकें। तीसरा प्रश्न है ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है। ये जो कथन दिया गया है वो किसका कथन है।
तो ये जो कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आया तो इनका जो सीधा संबंध सरस्वती पत्रिका से है और इन्हीं के नाम पे जो है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, ये भी ध्यान में रखना है। जो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर भी किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त कैसे कवि हैं? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त कैसे कवि हैं? तो रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है, विकल्प ग सही हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्र कवि इन्हें कौन कहा है? तो महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा है। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा है, जो कि T1 में BPSC में पूछा गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इस पर फोकस किया है। ये जो प्रश्न है बहुत दिखने में सरल हैं, लेकिन आप विकल्प में उलझ जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत सरल प्रश्नों को यहाँ दिया है और धीरे धीरे हम लोग सारे चीज़ प्रैक्टिस में देखते जाएंगे। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन माने जाते हैं? तो स्वच्छंदतावाद का जो कवि है वो श्रीधर पाठक माने जाते हैं, विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो आधुनिक युग की जो गीता है उनकी रचना है कुरुक्षेत्र, जिसको कहा जाता है, विकल्प क सही हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कुरुक्षेत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 1946 में हुआ। उर्वशी का प्रकाशन 1961 में हुआ और रश्मि रथी का प्रकाशन 1952 में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय बिहार में होता है और उर्वशी के लिए जो इन्हें है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से किसी भी तरीक़ा से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर देखिए इसी से संबंधित प्रश्न आ गया है। रामधारी सिंह दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? यानी रामधारी सिंह दिनकर का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? तो युद्ध और शांति की समस्या से संबंधित जो ग्रंथ है कुरुक्षेत्र है, जिसमें युधिष्ठिर और भीष्म के बीच जो संवाद हुआ है ये सारी चीज़ दिखाई देते हैं। तो जिसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। रश्मि रथी का जो नायक है वो कर्ण है, ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और उर्वशी के लिए इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 1972 ईस्वी में। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन असंगत है? इनमें से कौन जो है असंगत है, आपको जो है मिलान करते हुए देखना है। तो हिम किरीटनी के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बिल्कुल सही है। चितंबरा के रचनाकार सुमित्रानंद पंत हैं, ये भी सही है। और चिता के फूल के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, तो ये भी सही है। और इसमें असंगत पूछा है तो असंगत हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा। चिदंबरा के लिए जो है सुमित्रानंद पंत को 1968 में प्रथम बार जो है हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी। आप यहाँ देखें कि 5वां विकल्प पे फोकस किया गया है। तो आप जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों का आंसर इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक हो जाता है। तो आप लोग चीज़ें को अच्छे से देखिए, समझिए और जो है निर्णय तब लीजिए। प्रश्नों को 1-2 बार पढ़िएगा तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। आपको जो है जल्दीबाजी में गलती ना कीजिए, समझकर आंसर आपको देना है। कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किन्हें जो है हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, आपको बतानी है। तो हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती जो है वे
महादेवी वर्मा को कहते हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। अब देखिए, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ यामा उनकी रचना था, जिनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति का सारा काव्य भक्ति धारा से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना की आवश्यकता है, जो कि मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति धारा के जो है कवि हैं। इतनी आप बातें आपको ध्यान में रखना है। मनु भंडारे का प्रसिद्ध उपन्यास जो है आपका बंटी है, जो कि प्रश्न में पूछा जाता है, आपका बंटी। तो आपका बंटी जो काव्य है उसमें उपन्यास जो है आपका बंटी, उसमें जो एक बालक है, तराक सुधा जो बालक होता है उसके क्या होता है, मनोविश्लेषण से संबंधित ये है, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसाद कृत आंसू में किस रस की प्रधानता है? यानी प्रसाद ने जो आंसू काव्य लिखा उसमें किस रस की प्रधानता है आपको बताने हैं। तो जैसा नाम है आंसू, तो आंसू का मतलब हो जाता है करुणा, यानी करुण रस की इसमें प्रधानता है। अब देखिए, प्रसाद की और रचनाएं हैं, आंसू है, रहर है, झरना है, और एक महत्वपूर्ण रचना है कामायनी रचना है, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में होता है। इसमें जो है 15 सर्ग हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए। यानी निम्नलिखित जो उपन्यास है उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो आपका बंटी के रचनाकार मनु भंडारी है, झूठा सच यशपाल का है, तमस भीष्म साहनी का है, और राग दबारी सिद्धराज शुक्र का है। अब देखिए इसमें कौन सा सही होगा, तो क 2 होगा, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। तो मिलान करने वाला भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा और बनाइएगा, क्योंकि इस तरीक़ा से भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधारकार नाम किसने दिया? यानी आदिकाल को आधारकार किसने कहा है? तो आदिकाल को जो आधारकार है मोहन अवस्थी और सुमन राजे दोनों कहते हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। हो सकता है कहीं मोहन अवस्थी रहे और सुमन राजे नहीं रहे, कहीं सुमन राजे रहे और मोहन अवस्थी रहे, कहीं दोनों भी दो विकल्प में आएगा तो दोनों हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखना होगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आदिकाल को आदिकाल कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मिश्र बंधु जो है प्रारंभिक काल मानते हैं। तो ये जो है आपको इतनी बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किसने कहा? यानी हिंदुस्तानी भाषा को सर्वप्रथम हिंदी किसने कहा आपको बताना है। तो सर्वप्रथम जो हिंदी है हिंदुस्तानी को किसने कहते हैं? तो गिरक्राइस्ट जो हैं वो कहते हैं। यानी ये जब विभागाध्यक्ष थे फोर्ट विलियम कॉलेज के, तो ये जो है हिंदुस्तानी भाषा को हिंदी कहते हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रथम कवि किसे स्वीकार किए हैं? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो हिंदी के प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी के प्रथम कवि अब्दुल रहमान को मानते हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? उपदेश रसायन रास किसकी रचना है आपको बताना है। तो ये जो रचना है वो जिनदत्त सूरी का है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। नए तरीका से मैंने करेक्शन करके आपके लिए संग्रहित किया है, ताकि आपका तैयारी में जो है गति प्रदान किया जा सके, बेहतर हो सके। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। 80 प्रश्नों को देखना है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कुछ डिटेल भी बताते चलें, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं उसका मोटिवेशन और उत्साह मिल सके। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? यानी वो कौन सी रचना है जो आदिकाल में लिखी गई? तो बीजक जो है भक्तिकाल की है, भ्रमर गीत भी भक्तिकाल की है, सूर सागर भी भक्तिकाल की है, और आदिकाल की रचना पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ण हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं।
बीजक जो है कबीरदास के वाणियों का संग्रह है, कबीरदास के वाणियों का संग्रह है, जिसके जो है संकलनकर्ता धर्मदास हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। भ्रमर गीत जो है सूरदास की रचना है और सूर सागर भी सूरदास की रचना है। तो ये इतना बात आपको इससे संबंधित था जो मैंने यहाँ प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना स्वयंभू की है? निम्न में से कौन सी रचना स्वयंभू की है आपको बताना है। तो देखिए स्वयंभू की रचना जो है पाउम चरियु भी है, स्वयंभू छंद भी है, रिठनेमी चरियु, ये तीनों रचना जो है स्वयंभू का है। और इसमें कौन सी रचनाएं पूछ रहा है तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। तो विकल्प घ में और अंग में बहुत सारे जो तैयारी करने वाले परीक्षार्थी हैं फंस जाते हैं। तो आप इन जो प्रश्नों है उसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा समय दीजिए और व्यवस्थित तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिए। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? यानी रामानुजाचार्य ने किस दर्शन की स्थापना किया? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत दर्शन की स्थापना किया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। और इसके जो है मानने वाले तुलसीदास जो है इस पर प्रभाव पड़ा है विशिष्टाद्वैत का, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की है? निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की है आपको बतानी है। तो संत काव्य की प्रवृत्ति क्या है? तो गुरु की महत्ता यानी गुरु की महिमा मंडल, विकल्प सही है। रहस्यवादी भावना, ये भी सही है। बाह्य डंबरों का खंडन, ये भी सही है। तो तीनों सही है। प्रवृत्ति पूछ रहा है तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे, यह पद किनकी है? ये जो पद है किनकी है? तो ये जो है पंक्ति तुलसीदास की है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? यानी वे कौन से कवि हैं जिनकी गणना अष्टकवियों में नहीं की जाती है? तो कुंभननाथ अष्टछाप के कवि है, परमानंद भी है, लेकिन नरोत्तम दास जो है अष्टछाप में नहीं आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, नहीं पूछा है। नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित, ये आपको ध्यान में रखना। ये जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित थे, कृष्ण भक्ति से संबंधित थे, इतना बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? यानी कृष्ण काव्य जो है वो साहित्य जो है वो मुख्यतः किस भाषा में है, यानी ज़्यादातर रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है? तो ज़्यादातर जो रचनाएं हैं कृष्ण काव्य का वो आपको पता होना चाहिए ब्रज भाषा में लिखी गई है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार का आरंभ किस कवि से माना है? यानी शुक्ल ने रीतिकार का जो आरंभ है वो किस कवि से माने हैं? तो चिंतामणि से मानते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन असंगत है? इनमें से कौन असंगत है आपको बताना है। तो काव्य विवेक के रचनाकार चिंतामणि है, ये सही है। शिव बाबनी भूषण के रचनाकार भूषण है, सही है। विदित कौमुदी मतीराम का है, तो ये भी सही है। तो इसका जो असंगत पूछ रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प अंग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ रजित राम कैसा ग्रंथ है? रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा जो लिखित ग्रंथ है रजित राम, ये कैसा ग्रंथ है? तो ये जो ग्रंथ है आपको अलंकार ग्रंथ है, विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। इसमें अलंकार रूपी ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, यानी किस वर्ग में आता है छत्तीसगढ़ी बोली आपको बतानी है। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो यहाँ पूछ रहा है किस में आता है। तो पश्चिमी में भी नहीं आता है, बिहारी में भी नहीं आता है, राजस्थानी में भी नहीं आता है,
तो इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है पूर्वी हिंदी में आता है और पूर्वी हिंदी में इसके साथ जो है अवधी और बघेरी भी आता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है, यानी तुलसीदास कृत जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा क्या है, कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये जो रचना है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है, यानी जो पहली लेखिका थी उसका क्या नाम था आपको बताना है। तो प्रथम जो महिला लेखिका है कहानी में वो बंग महिला है, विकल्प क सही हो जाएगा, जिसे राजेंद्र बारह घोष के नाम से भी जाना जाता है। बंग महिला के नाम से जाना जाता है राजेंद्र बारह घोष को, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले जानिए राजभाषा का स्थापना कब हुआ, तो 1955 में होता है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है वीजी खेर थे, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहारी को किस श्रेणी के रीतिकालीन कवियों में माना जाता है, यानी जो कवि बिहारी है उसे किस श्रेणी के कवि में रखा जाता है आपको बताना है। तो बिहारी को जो है रीति सिद्ध में रखा जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा, यानी रीतिकार के जो रीति सिद्ध काव्य धारा है उसमें बिहारी को रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन असंगत है? इनमें से कौन असंगत है आपको बताना है। तो देखिए रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र का है, रस भूषण याकूब खां का है, रस सारांश भिखारी दास का है। तो ये तीनों के तीनों सही हैं और इसमें से असंगत पूछ रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प अंगो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग सही करते चलिए, आपका कितना सही होता है अंत में हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप बीपीएससी किसी दूसरे का सेट मार रहे हैं तो देख लीजिए आपके स्तर का है कि नहीं, वरना आपका समय छूट में उठ के जो है बर्बाद होगा। तो स्तर को देखते हुए जो है आप सेट बनाइए, क्योंकि आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपके पास समय कम है तो समय का सदुपयोग करते हुए चीज़ों को देखिए, परीक्षा नज़दीक है। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही कार, अरि करी ही सौ विंध्यो आगे कौन हवार। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? ये जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी है? तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो बिहारी रार की है, विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तब काव्य को गुलदस्ता किसने कहा? प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तब काव्य को जो है गुलदस्ता किसने कहा है? तो ये जो बातें हैं वो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं, यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? यानी मैथिली शरण गुप्त के विषय में ये जो कथन है वो किसका है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है मैथिली शरण गुप्त के संबंध में ये बच्चन सिंह का कथन है, विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही ये कथन को दिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? भारत भारती जो काव्य है ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन हैं? 1912 में इसका प्रकाशन हुआ था, तो इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके जो रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। यही रचना के बदौलत महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की है? यानी वे कौन से कवि हैं जो लिखते थे तो द्विवेदी युग में,
लेकिन उनकी रचनाएं जो है सारी की सारी ब्रज भाषा में हैं। तो ये जो रचनाकार हुए जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जिन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद दर्शन से प्रभावित है? छायावादी के कौन से वे कवि हैं जिनका काव्य अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित जो रचनाकार है वो सुमित्रानंद पंत का काव्य है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कर वहाँ चले, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो किसकी है? तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं भगवती चरण वर्मा का है। विकल्प ग सही हो जाएगा। उन्होंने ही ये पंक्तियों को लिखा है। चलिए इस वीडियो का 40वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि हैं, यानी हिंदी में मुक्त छंद के जो प्रयोगकर्ता है वो कौन है? तो प्रयोगकर्ता जो है वो निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी रचना है जूही की करी। इनमें जो है मुक्तक छंदों का प्रयोग किया है और ये जो है रबड़ छंद और केचुआ छंद के प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 स्तंभों में एक हैं, जिनकी जो है सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा महत्वपूर्ण जो है कविता है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं की रचना है वह तोड़ती पत्थर जिसे मैंने देखा इलाहाबाद की पथ पर। तो ये जो है बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, तो इन्हें आपको पढ़ना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए व्याकरण वाले सेक्शन आया है, यानी व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न हैं, तो 40 प्रश्न आपको उसी से संबंधित देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले बार जो है T2 में जो है व्याकरण से ज़्यादा प्रश्न था। तो इस बार प्रैक्टिस सेट में उसका ध्यान रखा गया है ताकि दोनों चीज़ें हो सके। साहित्य भी आधा रहेगा और 40 जो है व्याकरण रहेगा, यानी दोनों मिलाकर 80 प्रश्न इसमें करवाया जा रहा है, जिसमें आधा आधा बांट दिया गया है। तो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है एग्जाम ऑफ व्यू से। ओज गुण का संबंध किस रस से है? ओज गुण का संबंध किस रस से है आपको बताना है। तो ओज रस का जो संबंध है ओज गुण का, वो रौद्र रस से है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अब आता है कि ओज गुण है क्या? तो काव्य के जो हैं गुण हैं वो 3 होते हैं, ओज, प्रसाद, माधुर्य। तो ये जो 3 गुण हैं उसी से पूछा जाता है। हो सकता है आपको पूछ दे कि काव्य के कितने गुण होते हैं, तो 3 गुण माने जाते हैं, या फिर पूछ दे प्रसाद, माधुर्य और ओज क्या हैं, तो काव्य गुण हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, किसी भी तरीक़ा से घुमाकर प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोग अभी से आदत बना लीजिए और प्रैक्टिस सेट में जो है आप लोग अच्छे से जो है जुड़कर अपनी तैयारी को जो देखिए कि आपका किस लेवल पर तैयारी है। इनमें से कौन शब्द शक्ति के भेद हैं, यानी शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं इसमें बताना है। तो शब्द शक्ति के जो हैं 3 भेद माने जाते हैं, अभिधा, व्यंजना, रचना, यानी तीनों के तीनों जो है शब्द शक्ति के भेद हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरीक़ा से भी प्रश्न आपको घुमाकर पूछ सकता है, शब्दों में फंसा सकता है। तो आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा, ताकि आपका एक एक जो नंबर है वो आपके खाते में जुटता जाए और रिजल्ट जो है आपका हो सके, क्योंकि इस बार सीटें भी कम हैं और आपको तैयारी भी अच्छी से करना है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या मानी है, यानी भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। विकल्प ख सही हो जाएगा। और काव्य दोषों की भी संख्या इन्होंने जो है 10 मानी है, यानी काव्य गुण भी 10 मानते हैं और काव्य दोष भी 10 मानते हैं। और ये किस ग्रंथ में मानते हैं? तो इनकी रचना है नाट्य शास्त्र, जिसमें ऐसा बताते हैं। तो ये जो है बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसमें रसों की संख्या जो है 8 और अलंकारों की संख्या 4 मानते हैं ये।
तो इतनी बातें इनसे जुड़ी हुई रहती है। ये रस संप्रदाय के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं भरत मुनि, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से भी किसी तरीक़ा से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखते हुए चलिएगा, ध्यान में रखते चलिए। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? जो विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है विभाव कहा जाता है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। काव्य हेतु होते हैं, तो काव्य हेतु कितने होते हैं? यानी काव्य के जो है कारण कितने होते हैं आपका बताना है। तो काव्य के जो है 3 कारण होते हैं, जिसमें प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है और एक होता है अभ्यास। तो ये जो है माने जाते हैं काव्य हेतु जो है 3 माने होते हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो रस से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस जारी नहीं किया है बीपीएससी, तो वो स्वतंत्र है प्रश्न पूछने में, तो किसी भी तरीक़ा से प्रश्न पूछ सकता है। तो विभत्स रस का जो है अस्थायी भाव जो है वो आपको पता होने चाहिए, जुगुप्सा है। विकल्प ख सही हो जाएगा। अगर आप रस अलंकार छंद नहीं पढ़ें तो ए स्टेट में इधर हाल फिलहाल व्याकरण से संबंधित जो है पढ़ाए हैं, उसमें को जाकर देख सकते हैं। और अगर आप पूरी जो है नोट्स देखना चाहते हैं तो बीपीएससी 2.0 में पढ़ाया जा चुका है, वहाँ आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संचारी भाव को और किस नाम से जाना जाता है? तो संचारी भाव को जो है और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो व्यभिचारी भाव से नाम से जाना जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है संचारी भावों की संख्या। लेकिन एक आचार्य आते हैं देव, जो क्षर को भी संचारी भाव मानते हैं, तो इस प्रकार 34 हो जाता है। अब तो 35 भी माना जाने लगा है, लेकिन मूलतः 33 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है आपको बतानी है। तो सात्विक जो अनुभाव है उसकी जो संख्या है वो 8 मानी जाती है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुभावों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? अनुभावों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है आपको बताने हैं। तो अनुभावों को जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। विकल्प क सही हो जाएगा, जिसमें है कायिक, उसके बाद है सात्विक, उसके बाद आता है वाचिक, उसके बाद आता है आहार्य। लेकिन कहीं कहीं कायिक और सात्विक ही 2 देखने को मिलता है, लेकिन मूलतः जो है अनुभावों को 4 भागों में विभाजित किया गया। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अवधि सिरा का उस पार था गुरुभार, तिर तिर कट रही थी दिग्जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है आपको बताने हैं। तो ये जो छंद पंक्ति है इसमें बरवै छंद है, क्योंकि इसमें जो है आपको पता होना चाहिए, इसमें लगभग 12 और 7 यानी 12 मात्रा इसमें और 7 मात्रा इसमें प्रयुक्त हुआ है, तो ये बरवै छंद हो जाएगा। विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा रोरा छंद में जो है 11 और 13 कुल मिलाकर जो है मात्रा रहता है, और छपै में जो है 15 और जो है 13 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले में देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आ गया। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16 और 12 की यति, अंत में रघु गुरु किस छंद में होता है? तो ये जो होता है वो हरिगीतिका में होता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। रोरा में जो है 11 और 13 होता है, छपै में जो है 15 और 13 होता है। तो इस प्रकार से होता है। 15, 13, 28 इसमें भी होता है। अगर 15, 13 नहीं रहता और 28 मात्रा पूछता तो हरिगीतिका और जो है छपै दोनों हो जाता, लेकिन यहाँ 16 और 12 की यति मान लिया है और रघु गुरु अंत में माना है, तो ये हरिगीतिका हो जाएगा।
तो इस तरीक़ा से प्रश्न पूछा जाता है छंद से। अगर इसका विस्तृत जानकारी चाहिए तो छंद बारे जो चैप्टर पढ़ाया गया है स्टेट में उसको आप देख सकते हैं, जिसका PDF टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस करुण करित हृदय में अब विकर रागनी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, विकल्प ग सही हो जाएगा। और ये जो पंक्ति है वो कामायनी से लिया गया है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार आया है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना ऊपरे, मोती मानुष चून, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्ति है इसमें श्रेष्ठ अलंकार है, क्योंकि पानी का अर्थ जो है चिपका हुआ हर एक जगह हर एक अर्थ है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। रे चर साथ मैं तुझे कनक, रे चरा साथ मैं तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति आया है इसमें कौन सा अलंकार है? तो जैसे देखिए ज्यों आया सीधा सीधे एकदम सीधा इसका संबंध जो है उत्प्रेक्षा अलंकार से हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न आपको अलंकार से संबंधित है तो अलंकार वाले टॉपिक में जाकर देख सकते हैं कि कौन से अलंकार का क्या पहचान है, कैसे पहचाना जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आया है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों का कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? यानी जो राज्य हैं उसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो उसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है, विकल्प क सही हो जाएगा। श्रेणी क, श्रेणी ख और श्रेणी ग, 3 श्रेणी में बांटा गया है। ये राजभाषा बारे में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भाषा का रूप है? यानी भाषा का कौन सा जो रूप है वो आपको बताना है। तो देखिए भाषा जो है लिखित रूप में भी होता है, मौखिक में भी होता है, सांकेतिक में आता है, तीनों में होता है, तीनों ही भाषा का रूप है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए प्रश्न बहुत सस्ते हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन में डाल रहा है। इसी तरीका के आपको जो है बीपीएससी में प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि कन्फ्यूजन वाले होंगे, तो आपको अच्छे से ध्यान से देकर समझ लेना है, उसके बाद जो है उसका जवाब देना है, क्योंकि आप जानते हुए प्रश्न जो है गलत करके चले आते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? यानी हिंदी का पाणिनि जो है किसे कहा जाता है? तो हिंदी का जो पाणिनि है वो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, विकल्प क सही हो जाएगा, क्योंकि पाणिनि जो है व्याकरण से संबंधित थे और व्याकरण हिंदी व्याकरण का जो पाणिनि है तो सबसे प्रसिद्ध कामता प्रसाद गुरु को माना जाता है, विकल्प क सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से उसम व्यंजन है, इनमें से कौन सा जो है उसम व्यंजन है आपको बताना है। तो ह तराबिसा मूर्धन्यसा तीनों जो हैं उसम व्यंजन है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों के तीनों जो हैं उसम व्यंजन हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो कौन से जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष का जैसे चर्चा आया तो हम जो है उत्तम पुरुषवाचक है, विकल्प क सही हो जाएगा। और मैं भी रहता तो मैं भी उत्तम पुरुष हो जाता, लेकिन नहीं है तो मैं भी है। वह जो है अन्य पुरुष है, आपको ध्यान में रखना है, और तुम जो है वो मध्यम पुरुष है, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, तो विकल्प को सही हो जाएगा। देखिए इस तरीक़ा से छोटे छोटे प्रश्न हैं जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन विकल्प जो है इस तरीक़ा से रहता है कि आप फंस जाते हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से देख करके जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है आपको बताना है। तो देखिए रसराज की जो संज्ञा है वो
किसे दी गई है? तो करुण को नहीं दी गई है, वत्स्य को, रौद्र को, तीनों को नहीं, तो इसका एक उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि रसराज की जो संज्ञा है वो श्रृंगार रस को दिया गया है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी उपयुक्त में से जो कोई नहीं है, विकल्प पे आपको गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जान रहे होते हैं कि श्रृंगार रस को कहा गया, लेकिन कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो चीज़ें को देखिए और जवाब दीजिए अच्छे से, ताकि गलत होने की संभावना कम हो सके। और अंत में जो है आप लोग जो है हमें बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके, और कैसा लगा ये सेट आपको, ये भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बीपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत मांग था कि प्रैक्टिस सेट करवाइए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने करवा दिया है। और स्टेट पेपर 1 का क्लास करवा चुके हैं और पेपर 2 का भी दोनों का हो चुका है। बीच बीच में हो सकता है एक आध दो प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, वरना जो है नोट्स दिया गया है उसी को आप लोग रिविजन करें और उसी से आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा, पूरी संभावना है। तो आप लोग उसी को देखिए और उसी के अनुसार आप मेहनत कीजिए। रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? किसने माना है? तो भट्टनायक ने माना है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलम्बन की चेष्टाएं क्या कहलाते हैं? तो आलम्बन की जो चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्य और कारण में संगति ना होने पर कौन सा अलंकार होता है? कार्य और कारण में संगति ना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो असंगति अलंकार होता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य भामा है, विकल्प ग सही हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि वामन क्या है? तो ये जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और कुंतक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, किसी भी तरीका से प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि काव्य शास्त्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न देखने को मिला था पिछले बार टिरी 1 में भी, टिरी 2 में भी, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है अर्थालंकार है? निम्नलिखित में कौन जो है अर्थालंकार है? तो आपको बताना है इनमें से कौन जो है अर्थालंकार है। तो देखिए श्रेष्ठ, यमक और वक्रोक्ति तीनों जो है अर्थालंकार नहीं है, शब्दालंकार है। और अर्थालंकार पूछ रहा है तो इसका जो सही आंसर में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है शब्दालंकार है। अब देखिए यहाँ आप अलंकार जान रहे हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो गया। तो कौन से अलंकार के हैं आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, तो प्रश्न अच्छे से सही कर पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार 3 अलंकार होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनामों के कितने भेद हैं? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के जो हैं कितने भेद हैं? सर्वनाम नहीं सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के अनुसार जो सर्वनाम के हैं 6 भेद हैं, विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन करें। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन करें। कौन से जो है संबंधवाचक सर्वनाम है? तो जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि हमें एक उत्साह मिल सके और हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वनाम के बारे में सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो भाषा चंद्रोदय में सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, बिल्कुल सही है। सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है, ये तीनों के तीनों सही हैं। और इसमें जो है सत्य पूछा गया है, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा, जिसमें गुण, वृद्धि, आदि, यन संधि आदि जो है भेद हैं, तो आप उसे देख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग के योग से बना है? कौन सा जो शब्द है परा उपसर्ग के सहयोग से बना है? तो इसमें देखिए परा उपसर्ग के सहयोग से जो बना शब्द है वो है प्रख्यात, विकल्प ख सही हो जाएगा। प्रति उपकार में प्रति शब्द से बना है उपसर्ग से, प्रत्येक भी प्रति उपसर्ग से बना है तो विकल्प ख सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इस तरीक़ा से शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से पढ़ करके जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी में आप गलत कर सकते हैं। प्रत्ययों के से बने हुए शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? यानी प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द होते हैं उसका मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो उसके जो मुख्यतः 2 भेद होते हैं, तद्धित और कृदंत। कृदंत प्रत्यय विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क क्षेत्र में किस राज्य को रखा गया है? यानी क क्षेत्र में जो है किस राज्य को रखा गया है? जो क ख ग 3 श्रेणी में जो बटा हुआ है, तो क श्रेणी में कौन आता है? तो बिहार जो है क श्रेणी में आता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन है? यानी वे कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भाषा के संबंध में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 120 जो है जो संसद की भाषा से संबंधित है, विकल्प ख सही हो जाएगा। और 210 जो है विधानसभा से संबंधित है, जो 210 में है, विकल्प क 210 विधानसभा। इसका जो सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। 120 संसद से संबंधित है और 343 से 300 जो 51 है वो भाषा से संबंधित उपबंध है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो ये जो 75 प्रश्न था, अब जो है 5 प्रश्न जो है गद्यांश से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश पढ़ लेते हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न होगा उसका हम लोग जवाब देंगे। तो देखिए कह रहा है आत्मनिर्भरता जो है प्रगति की आधारशिला है और आत्मविश्वास का मूल है। जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य स्वयं करता है और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता करता है, वह उन्नति की दौड़ में सबसे आगे रहता है। अपने दैनिक जीवन के सारे कार्य स्वयं करना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है, वह उन्नति नहीं कर सकता। सौंपे गए कार्य को पुनीत दायित्व समझकर करना चाहिए, इससे व्यक्ति स्वावलंबी बन जाता है और स्वावलंबी व्यक्ति सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ एवं शक्तिशाली होता है। उसे धन दौलत की कमी नहीं रहती। परिणामतः आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। तो ये जो है यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। अब इसको पढ़ करके इससे संबंधित जो है आपको जवाब देना है। तो यहाँ पूछ रहा है व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला क्या है? तो व्यक्ति की प्रगति की जो आधारशिला है वो आत्मनिर्भरता हो जाएगा, ऊपर में दिया गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। गद्यांश से संबंधित जो भी प्रश्न रहेगा तो जो गद्यांश में लिखा रहेगा उसी के अनुसार आपको जवाब देना है। अगर वो लिख देगा कि सूर्य पश्चिम से उगता है तो सूर्य पश्चिम से ही उगता है, आपको उसमें दिमाग लगाना नहीं है कि पूरब से उगता है, क्योंकि आपको गद्यांश को सिर्फ गद्यांश के अनुसार ही जवाब देना है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, अपने मन से जवाब दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको गद्यांश से संबंधित प्रश्न जो है उसको गद्यांश से संबंधित चीज़ों को देखते हुए भी जवाब देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उन्नति की दौड़ में सबसे आगे कौन रहता है? उन्नति की दौड़ में सबसे आगे कौन रहता है? तो उन्नति की दौड़ में जो सबसे आगे रहता है वो जो स्वयं अपना काम करता है, ये भी सही है। ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करने वाले, ये भी सही है। आत्मनिर्भर रहने वाले, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही है, तो इसका जो सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ता है। कौन व्यक्ति पिछड़ जाता है? कौन व्यक्ति जो है पिछड़ जाता है यानी पीछे रह जाता है? तो जो दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति है वो पिछड़ जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। ऊपर गद्यांश में चर्चा किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ कौन होता है? सामाजिक और मानसिक रूप से कौन स्वस्थ होता है? तो जो स्वावलंबी है वो सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है और शक्तिशाली रहता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। उन्नति के शिखर पर कौन पहुंच जाता है? उन्नति के शिखर पर कौन पहुंच जाता है?
तो जो आत्मनिर्भर व्यक्ति है वो उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस अभ्यास सेट के 80 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो रहा है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करके चीज़ें को लाते हैं। तो आप जब हम शेयर करते हैं वीडियो को तो हमें एक उत्साह और मोटिवेशन मिलता है। तो इतना देर मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। अगर आप BPSC 3.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे आप 249 रुपया पेमेंट करके आप जो है नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। और पेपर 2 का आप चाहते हैं स्टेट पेपर 2 का तो 199 रुपया पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। और स्टेट पेपर 1 का अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जो है डाउनलोड करके जो है आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा और PDF दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो हम आप सभी की सफल होने की कामना करते हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।